हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर लास्ट लेक्चर रहेगा ये, मतलब लास्ट नहीं, और भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाले हैं। वैसे हमारा थियोरेटिकल पार्ट कवर हो गया है। आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट। मैंने ऑलरेडी सीईटी का एक वीडियो अपलोड किया है, अभी हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो, नीट 2018 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है। अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस। एक सॉलिड स्फीयर है, उसको हमने रोटेट किया है अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन अ फ्री स्पेस। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड। आर हमने इंक्रीज किया, आर हम लोग स्फीयर का इंक्रीज करते गए, कीपिंग इट्स मास सेम, मास उतना ही रखा, बस उसकी रेडियस हमने इंक्रीज की। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज वुड रिमेन कांस्टेंट फॉर द स्फीयर। तो नीचे दिए गए कुछ क्वांटिटीज है, उसमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ऐसे उन्होंने पूछा है। अब देखो, यहाँ पे हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये टॉपिक स्टडी किया है, उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। पहला पॉइंट उन्होंने दिया है एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा पॉइंट दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरा पॉइंट दिया है एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एज पर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने देखा है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रहा तो। अगर आप कौन सी भी क्वांटिटी चेंज करते हो फिर भी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा एंगुलर मोमेंटम है। तो बाकी के ऑप्शंस भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, रेडियस इंक्रीज करे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर रेडियस चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर रहेगा, राइट ना। तो अगर आप रेडियस चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली ओमेगा इसके ऊपर डिपेंड, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आर के ऊपर डिपेंड है, तो वो भी चेंज होगा। मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। उन्होंने कांस्टेंट पूछा है, कांस्टेंट कौन रहेगा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है उन्होंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एज वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। अगर आर इस पे डिपेंड है, आर चेंज करे तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा, मतलब ये भी क्वांटिटी यहाँ पे नहीं आएगी। तीसरा ऑप्शन जो है एंगुलर मोमेंटम, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट है, एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, जीरो। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व अंटिल द टॉर्क एक्टिंग ऑन स्फीयर रिमेन्स जीरो। जब तक ये टॉर्क जीरो रहेगा तब तक वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ रेडियस चेंज करो नहीं तो मत करो, लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एंगुलर मोमेंटम। जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। रेडियस आप चेंज करो लेकिन एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन दिया है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, राइट ना। अगर ओमेगा हमने देखा यहाँ पे चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये आई ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ओमेगा चेंज हुआ तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट हियर। देखो बच्चे, नीट के जो सवाल होते हैं एज कम्पेयर टू सीईटी और जेई दोनों के कंपेरिजन में नीट के सवाल बहुत ईजी है। आप लोगों को वैसे एक्सपीरियंस आएगा ही अभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The ratio of radii of gyration of circular ring and circular disc. Radius of gyration circular ring का क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सर्कुलर डिस्क का क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। जो नए नए फॉर्मूलेज दिखेंगे उनको नोट डाउन करते चलो, ऑलरेडी मैंने बताया है पेज पे, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Of the same mass and radius about an axis passing through their center and perpendicular to their planes are। अब देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के का रेशो पूछा है सर्कुलर रिंग के लिए एंड सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर रिंग डिवाइड बाय डिस्क। लेकिन यहाँ पे मास सेम है, रेडियस सेम है, दोनों का मास एंड रेडियस सेम रखा है, बस उनका रेशो क्या रहेगा वो पूछा है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, नीट 2013 में भी पूछा गया है, 2008 में भी पूछा गया सवाल है। इसका ऑप्शन करेक्ट है √2:1। तो देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम के स्क्वायर, राइट ना। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू ये आई, एम अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो ये आई डिवाइड बाय एम बनेगा। तो के इज इक्वल टू क्या बनेगा, √i डिवाइड बाय एम। ओके,
अब यहाँ पे के रिंग के लिए क्या होता है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रिंग के लिए क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। एक मिनट ना, इसको पहले आई लिखते हैं हम लोग। आई रिंग के लिए क्या होता है, दैट इज इक्वल टू mr²। उसके बाद आई डिस्क के लिए क्या होता है, सर्कुलर डिस्क के लिए दैट इज इक्वल टू हाफ mr²। तो ये आई की वैल्यू दोनों के लिए चेंज हो रही है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे रिंग के लिए। तो के डिवाइड बाय रेशियो पूछा है उन्होंने, के फॉर रिंग डिवाइड बाय के फॉर डिस्क क्या रहेगा। तो के फॉर रिंग के लिए सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, आई फॉर रिंग डिवाइड बाय एम आएगा, यहाँ पे मास दोनों का सेम है। एंड के फॉर डिस्क आई फॉर डिस्क आएगा डिवाइड बाय एम आएगा, मास दोनों के लिए सेम है। तो ये मास दोनों का कैंसिल होता है। तो के फॉर रिंग डिवाइड बाय के फॉर डिस्क इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर डिवाइड बाय आई डी मिलेगा। अब आई आर हमें पता है कितना है, पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर कितना है, दैट इज mr² डिवाइड बाय आई डिस्क कितना है, दैट इज हाफ mr², राइट। तो ये mr² कैंसिल होता है, 2 जो है वो ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये के आर डिवाइड बाय के डी क्या बनेगा, 2 अगर ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये 2 डिवाइड बाय 1 बनेगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट अगर हमने लिखा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, तो 2:1, जो कि आपका ऑप्शन क्या दिया है, दैट इज ए। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल था। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू। 2012 में पूछा गया सवाल है। नीचे एक डायग्राम दिया है, देखो डायग्राम में पॉइंट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। अब इन्होंने क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू। कौन से एक्सिस में से पास होगा, कौन से पॉइंट में से पास होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम रहेगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। अगर आप ऑब्जर्व करें परपेंडिकुलर है वो, ऐसे उन्होंने बताया। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको दिख रहा है ए कहाँ है, एग्जैक्टली सेंटर में है, सी सेंटर से थोड़ा ऊपर है, डी थोड़ा साइड में है, बी बहुत ही दूर है। देखो सबसे दूर कौन है, बी, राइट ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू mr²। आर जितना बड़ा रहेगा उतना ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे कौन सबसे दूर है, बी सबसे दूर है, तो बी का आर सबसे ज्यादा रहेगा, है ना। बी का आर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका रहेगा, बी का रहेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, बी पॉइंट पे सबसे ज्यादा। बस ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है ना, देख लो कौन से पॉइंट का रेडियस सबसे ज्यादा है, डिस्टेंस कौन से पॉइंट का ज्यादा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। बहुत सिंपल, तो ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं, बस डिस्टेंस चेक करना था आपको। नीट के सवाल बहुत ईजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, 2011 में पूछा गया सवाल है नीट। The moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length l about an axis passing through its midpoint. बहुत सिंपल है देखो, and perpendicular to its length is I0. Its moment of inertia about an axis passing through one of its end and perpendicular to its length is 2011 में पूछा गया सवाल है। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब देखो इसमें उन्होंने क्या पूछा, यहाँ पे हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करना है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। मतलब यहाँ 2 एक्सिस हम लोग लेते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, एक रॉड लिया है यूनिफॉर्म रॉड, उसके सेंटर से एक एक्सिस पास हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उन्होंने बोला है कि एक एंड से दूसरा एक्सिस हम लोग ले रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। अब देखो इसकी टोटल लेंथ उन्होंने देख के रखी है, दैट इज इक्वल टू एल। इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज l/2, राइट। मतलब डी आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, l/2, मास तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मान लो हमने सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया I0 ही लेना है, सब में उन्होंने ऑप्शंस में I0 ही दिया है, तो ये I0 है। डी हमें क्या मिला यहाँ पे, l/2। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, I0 प्लस m इंटू डी की जगह पे l/2 उसका स्क्वायर कर लो। सो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I0 प्लस ml², 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये जो दिया है यही ऐसा ही सेम ऑप्शन, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, बस आपको डिस्टेंस पुट करना है,
और आगे आपका आंसर ये जो दिया है उन्होंने ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल एक्चुअली। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। एक्चुअली मैंने नंबरिंग अलग से किया है उनको, मैंने सभी क्वेश्चंस कंबाइन लिखे हैं तो उसकी वजह से नंबरिंग अलग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्या है। ये भी बहुत सिंपल है। A small mass attached to a string rotates on frictionless table top as shown. एक छोटा सा मास लिया है जो स्ट्रिंग को अटैच किया है और उसको रोटेट किया है फ्रिक्शनलेस टेबल पे, टेबल के टॉप पे। If the tension in the string is increased by pulling the string, causing the radius of the circular motion to increase by a factor 2, the kinetic energy of the mass will be. मतलब यहाँ पे हम लोग टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं। क्या इंक्रीज कर रहे हैं? टेंशन इंक्रीज करें। कैसे? बाय पुलिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को पुल करके उसका टेंशन हम लोग क्या करें? इंक्रीज कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा है कि जो रेडियस है, कॉजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन डिक्रीज बाय 2, उसकी वजह से टेंशन इंक्रीज करने की वजह से उसकी रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। रेडियस डिक्रीज बाय 2 मतलब पहले आर थी तो वो आर बाय 2 बन गई। ओके, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी पे क्या चेंज होगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो देखो सिंपल न्यूमेरिकल है एक्चुअली देखा जाए तो। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी का एक अलग फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि आर पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू L² डिवाइड बाई 2I। ये एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो I है, I क्या होता है? दैट इज इक्वल टू mr², राइट है, क्योंकि हम रेडियस ही चेंज कर रहे हैं ना, R को r/2 कर रहे हैं, डिक्रीज हो रही है रेडियस। तो I का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे mr²। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिलेगी? मान लो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग ले रहे हैं, L² डिवाइड बाई 2 इंटू mr², ये मिलेगी हमें। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब इन्होंने क्या बोला कि जो R है वो चेंज हो गया। कितना हो गया? R हाफ हो गया, मतलब r/2 बन गया। कैपिटल R ही लो अगर हमने कैपिटल R, तो क्योंकि स्ट्रिंग का टेंशन चेंज हुआ उसकी वजह से R चेंज हो गया। ओके, अब R चेंज हुआ तो ये R की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिलेगी? देखो दैट इज इक्वल टू L² डिवाइड बाई 2 इंटू mr² बाय 4 होगा ये, क्योंकि इसका अगर हमने स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर कितना बनेगा? r² डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा r² बाय 4। तो ये बनेगा 2 2 जा 4, ये 2 ऊपर शिफ्ट होगा तो बनेगा 2L² डिवाइड बाय mr²। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। कितने से चेंज हो रही है, कितने अमाउंट से वो चेंज हो रही है, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो अभी देखो ये कितने अमाउंट से चेंज हो रही है ये हमें निकालना है। तो अभी यहाँ पे 2 डायरेक्टली आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हम यहाँ पे हमें ये इसी फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे कट नहीं करती, मैं ऐसे लिखती हूँ। देखो कितने फैक्टर से चेंज हो रही है, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये इसको कट मत करो, ये 4 एज इट इज रहने दो। अगर ये 4 मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो ये बनेगा 4L² डिवाइड बाय 2mr²। अब हम क्या करते हैं, ये 4 को साइड में लिखते हैं और ये L² डिवाइड बाय 2mr² को साइड में लिखते हैं। तो क्या मिलेगा? L² डिवाइड बाई 2mr²। ये किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का। इसकी जगह पे हम लिखेंगे 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब देखो अगर आप R हाफ करते हो तो काइनेटिक एनर्जी 4 से बढ़ती है। अगर आप R हाफ करते हो तो काइनेटिक एनर्जी 4 से बढ़ती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू क्या होती है? 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बनती है। आया समझ में? इसका मतलब ये कितने फैक्टर्स से चेंज हो रही है, ऐसे उन्होंने पूछा है ना आपको। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इट इज इंक्रीज्ड बाय, इट इज इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज हो रही है। 4 मल्टीप्लाई है, डिवाइड होता तो डिक्रीज बोलते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लाई है तो हम बोलेंगे इंक्रीज। इंक्रीज बाय अ फैक्टर 4, इंक्रीज बाय अ फैक्टर 4, ऐसे हम लोग इसको बोलेंगे। आया समझ में? जो कि आपके ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर C, इट इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर 4। ऐसे हम लोग ये फॉर्मूला अभी याद रखो। यहाँ पे L² डिवाइड बाई 2I, इसमें I की वैल्यू mr² पुट कर दो और डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड है ये, इससे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है।
A thin rod of length L and mass M is bent at its midpoint into two halves so that the angle between them is 90 डिग्री। मतलब एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और जिसका मास M है, उसको मिडल में बेंड किया दो इक्वल पार्ट्स में और उसको इसे परपेंडिकुलर बना दिया। कैसे, मैं आपको डायग्राम निकाल के बताऊंगी। 90 डिग्री एंगल बना दिया दोनों में। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेंट रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेंडिंग पॉइंट and perpendicular to the plane defined by the two halves of the rod। 2008 में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर देखो क्या है, ml²/12। अब ये कैसे आए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ का पूछा है मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे एक रॉड लिया, ऐसे एक रॉड लिया, ये बड़ा सा रॉड लिया, ये बड़े से रॉड को यहाँ तक लेती हूँ मैं ऐसे, इसकी टोटल लेंथ कितनी है L, और इस बड़े से रॉड को हाफ से, मतलब यहाँ पे हाफ है, यहाँ से उसको ऐसे बेंड कर दिया। मतलब ये जो ऐसे स्ट्रेट था ना, इसको ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, 90 डिग्री एंगल दोनों में बना दिया ऐसे। तो इसको बेंड करने के बाद देखो इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी, अभी ये L/2 बनेगा, ये L/2 बनेगा, हाफ हाफ बनेगा दोनों साइड से। और इसको यहाँ पे रोटेट किया, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, यहाँ से उसको रोटेट कर रहे, तो वन एंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लेना पड़ेगा। रॉड का मिडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, तो हमें एंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। तो इस रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/3 mr², राइट, और इस रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/3 mr²। दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड का 1/3 mr² बनेगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दोनों को हमें कंबाइन करना होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 1/3 mr² प्लस 1/3 mr²। अब r कितना है यहाँ पे, L/2 है, तो दोनों का r पुट कर दो, 1/3 m, r कितना है L/2 उसका स्क्वायर प्लस 1/3 m L/2 उसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा ml² डिवाइड बाई ये 3 एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी ml² बनेगा, ml² डिवाइड बाई ये 3 और 2 का स्क्वायर बनेगा 4। तो ये कितना बनेगा ml² 2 ml² डिवाइड बाई 4 3 जा 12, नीचे क्या आएगा 12। समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने। यहाँ पे ml²/12 बनेगा प्लस ml²/12 बनेगा। तो ये दोनों को अगर हमने कंबाइन किया तो क्या बनता है ml², एक मिनट, सॉरी, इसका मास भी चेंज होगा। देखो ये मास टोटल m था ना, यहाँ पे m/2 बनेगा, अभी इसका मास भी m का m/2 बन जाएगा, m/2 बन जाएगा, मतलब ये भी m/2 बनेगा, m/2 बनेगा, m/2 बनेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना बनता है, ये 24 बनेगा, ये 24 बनेगा, मास का मैं भूल गई थी। तो ये क्या बनेगा, देखो ml²/24 प्लस ml²/24, तो ये बनेगा 2 ml²/24, क्योंकि मास भी हाफ हाफ होगा उसका। टोटल मास उन्होंने m दिया है, अब इसकी साइड में मास m/2 आ गया, इसकी साइड में मास m/2 आ गया, इसकी लेंथ L/2 बन गई, इसकी लेंथ L/2, दोनों का ये रेशो चेंज होगा, ठीक है। तो ये 2 12 जा क्या बनेगा 24, मतलब हमें मिलेगा ml²/12। ये हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा इस बेंडिंग रॉड का, ओके, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो एज कम्पेयर टू सीटी ये न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m about an axis touching the disc at its diameter and normal to the axis। ये भी 2 बार पूछा गया सवाल है, 2006 एंड 2005 दोनों में पूछा गया सवाल है। इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत होते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, एक डिस्क ली है सर्कुलर डिस्क, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टचिंग द डिस्क एट इट्स डायमीटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क, ऐसे उन्होंने पूछा है। मतलब देखो मैं डायग्राम निकाल के बताती हूँ आपको। मान लो ये डिस्क हमने ली, ये डिस्क का डायमीटर, ओके, तो ये डायमीटर के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने पूछा है, ये सेंटर से पास हो रहा है और उसको परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ का और यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे भी 2 पैरेलल एक्सिस आ रहे हैं ना, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे।
इसके लिए आपको ये आई सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, डिस्क का कितना होता है, और यहाँ का आई पता होना चाहिए टेंजेंट का कितना होता है। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास गिवन है, टेबल में देखोगे अगर आप तो आपको दोनों का फॉर्मूला दिया हुआ है, डिस्क का टेंजेंट का फॉर्मूला भी दिया है और सेंटर ऑफ मास का भी फॉर्मूला दिया है। क्या होता है देखो, आई सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क होता है हाफ mr², ओके, एंड टेंजेंट के लिए होता है ओनली mr², दैट इज इक्वल टू mr²। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या रहेगा, एक्चुअली आई mr² नहीं, डायरेक्टली हम लोग ये एक्सिस लेने वाले हैं जो डिस्टेंस r पे है, ऐसे हम लोग आई टेंजेंट हम लोग लेंगे, इसका मतलब ये r डिस्टेंस पे रहेगा तो इसका क्या रहेगा, mr² ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr², ऐसा उसका फॉर्मूला है ना। तो ये mr² हमने ये लिया है, ठीक है। आई सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पुट कर दो, I इज इक्वल टू क्या है, हाफ mr² प्लस mr², राइट ना। तो इन दोनों की एडिशन करो, क्या आती है, ये डिवाइड बाय 1 है, राइट ना। तो 1 1 जा, ये 1 बनेगा mr² प्लस ये 2 mr² डिवाइड बाय, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2 आएगा। इसका मतलब I इज इक्वल टू 2 + 1 3 mr² डिवाइड बाय 2, ओके, जो कि आपके ऑप्शन में दिया है। लेट मी चेक, इट इज गिवन इन ऑप्शन बी, ओके, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया? ऐसे आप लोग चेक करते जाओ कि एग्जैक्टली उन्होंने बोला क्या है। एक्सिस एक कहाँ से पास हो रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास है, और दूसरा नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द डिस्क, यहाँ से पास हो रहा है नॉर्मल। तो ये दोनों का पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। उसके बाद का न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल है, देखो कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है बच्चों, ये रोलिंग मोशन पे है। देखो क्या है, अ बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, द रेडियस ऑफ गायरेशन of the ball about an axis passing through its center of mass is k. If radius of the ball is dr, then the fraction of, किसका फ्रैक्शन पूछा है देखो, हाँ, total energy associated with its rotational energy will be, मतलब इनको फ्रैक्शन क्या चाहिए, रोटेशनल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन चाहिए। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट्स रोटेशनल एनर्जी विल बी, 2003 नीट में सवाल पूछा गया था। तो इसको फ्रैक्शन क्या चाहिए, टोटल रोटेशनल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिया है देखो, डी, k² डिवाइड बाय k² प्लस r²। तो देखो सबसे पहले तो आपको रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोचो जरा, रोलिंग मोशन में क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला, रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू होता है, रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, ओके, ये फॉर्मूला होता है। हाफ मतलब आई मतलब क्या, mk² हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, mk² इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। एंड टोटल एनर्जी क्या है, दोनों का फ्रैक्शन लेना है हमें। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है रोलिंग मोशन में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ये होता है उसका फॉर्मूला। इसका मतलब ये क्या आएगा देखो, हाफ mk² इंटू ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, प्लस ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये क्या आता है, दैट इज इक्वल टू आई का फॉर्मूला mr² पुट कर दो, हाफ mk² इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ये रहेगा हाफ आई mr² पुट करेंगे हम लोग इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने k² प्लस r² के फॉर्म में दिया है अगर आप देखोगे तो, इसलिए हम आई का फॉर्मूला क्या ले रहे हैं यहाँ पे mr² ले रहे। तो ये पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा देखो। अभी फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। किसका फ्रैक्शन चाहिए, रोटेशनल एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक टोटल एनर्जी, इनका फ्रैक्शन चाहिए उनको, टोटल एनर्जी। तो क्या आएगा देखो, दैट इज इक्वल टू रोटेशनल एनर्जी क्या है, ये हाफ mk² इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय, ये पूरा आएगा इसमें हाफ mk² ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ हाफ है, तो ये हाफ हाफ कैंसिल होगा,
एम एम कैंसिल होगा, एम कॉमन निकल जाएगा ना तो कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा, ये तीन चीजें तीनों में अवेलेबल है तो कैंसिल होगी, ठीक है। तो बचता क्या है यहाँ पे, के स्क्वायर बचता है, नीचे के स्क्वायर प्लस यहाँ आर स्क्वायर बचता है, जो कि आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ओके, सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये दिया था 2003 में पूछा गया सवाल है, जो कि बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है बच्चों, 2002 में पूछा गया सवाल है। एक्चुअली बहुत ही सिंपल था, इसमें कैलकुलेशन करना नहीं था कुछ भी, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। क्वेश्चन देखो क्या था, अ कंपोजिट डिस्क इज टू बी मेड यूजिंग इक्वल मासेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन। एक डिस्क बनाइए, कंपोजिट डिस्क, जो कि दो सब्सटेंस की बनाई है, इक्वल मासेस एल्यूमिनियम एंड आयरन, दोनों का मास इक्वल लिया और दोनों को कंबाइन करके एक डिस्क बनाई, सो दैट इट हैज अ हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल व्हेन, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बहुत ज्यादा चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप आयन बीच में रखते हो तो पॉसिबल होता है, एल्यूमिनियम साइड में लगाते हो तो पॉसिबल होता है, या फिर एल्यूमिनियम अंदर रखते हो आयन साइड में लगाते हो तो पॉसिबल। डिस्क बनानी है ना, मतलब कैसे बनाना है मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ। देखो मान लो ये डिस्क है, ऐसी डिस्क बनानी है आपको, तो मान लो यहाँ पे आप लोग आयन लगाओगे या बाहर आयन लगाओगे, मतलब इधर से एल्यूमिनियम इधर से आयन, या फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम यहाँ पे आयन, कैसे लगाओगे? या बीच में एल्यूमिनियम बीच में आयन ऐसे लगाओगे, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए, उन दोनों की डेंसिटी पता होनी चाहिए। देखो मास, मैंने आपको एक बात बताई थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था, तो आप जितना डिस्ट्रीब्यूटेड मास दूर रखोगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो ये आर जो है ये मार जितना दूर रहेगा, ये जितना ज्यादा रहेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे मास डेंसिटी जिसकी ज्यादा उसका मास यहाँ पे एज कंपेयर टू दैट, मास तो ज्यादा नहीं होगा, मास तो सेम रहेगा, लेकिन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, मतलब मॉलिक्यूल कितने नजदीक नजदीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, आर के ऊपर डिपेंड करेगा। मास तो दोनों का सेम है, लेकिन आर पे चेंज होगा। तो डेंसिटी यहाँ पे जो है, डेंसिटी हम रो से डिनोट करते हैं, तो आयन की जो डेंसिटी होती है वो एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम ज्यादा होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो आयन है एल्यूमिनियम से आयन की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि होल जो है, होल इट इज, इसमें हम एल्यूमिनियम रखेंगे, एल्यूमिनियम इज केप्ट इन द कोर एंड द आयन एट द आउटर एज ऑफ दैट डिस्क। मतलब यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम रखेंगे कोर में, अंदर का जो पार्ट होता है उसको कोर बोला जाता है, इसमें एल्यूमिनियम रखेंगे और डेंसिटी किसकी ज्यादा है, आयन की, तो उसको हम आउटर एज पे लगाएंगे उस कोर की। ओके, ऐसे हम लोग इसको डिस्क बनाएंगे। तो ये जो दिया है उन्होंने ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, द होल ऑफ एल्यूमिनियम इज केप्ट इन द कोर एंड द आयन एट द आउटर रिम ऑफ द डिस्क। ऐसे हम लोग वो डिस्क बनाएंगे ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो ऐसे अगर दो सब्सटेंस दिए तो उनकी दोनों की डेंसिटी कंपेयर करो, किसकी डेंसिटी ज्यादा है उसको हम लोग क्या करते हैं, आउटर एज में रखते हैं, जिसकी डेंसिटी कम है उसको हम अंदर रखते हैं। ऐसे हम लोग इसको डिस्क को बनाएंगे। ये था 2002 का सवाल, जो कि बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, देयर इज अ फ्लैट यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट ABC such that AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and angle ABC 90 degree. The moment of inertia of the plate about AB, BC and CA as axis is respectively I1, I2, I3. Which one of the following is true? ऑप्शन दिए I3 is greater than I2, BC के लिए I2 दिया है, AB के लिए I1 दिया है, CA के लिए I3 दिया है। मतलब देखो कैसे, अब यहाँ पे उन्होंने ट्रायंगल दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली देखा जाए तो, राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, एंड ये ABC, तो ये कितना दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 4 सेंटीमीटर एंड ये एंगल दिया है 90 डिग्री। अब देखो इसको ये जो है इसको I2 नाम बोला है उन्होंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज I1। तो उन्होंने बोला कौन से एक्सिस चॉइस करने के बाद हमें मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो अगर मैं I1 चॉइस करती हूँ तो इसका डिस्टेंस कितना है, ओनली 3 सेंटीमीटर, राइट। I का फॉर्मूला क्या है, mr²। अगर मैं ये एक्सिस चॉइस करती हूँ तो इसके अराउंड सभी पार्टिकल रोटेट होंगे, मतलब ये एज इट इज रहेगा,
और इसके अराउंड सभी पार्टिकल रोटेट होंगे, राइट ना। तो ये कितने डिस्टेंस पे रोटेट होंगे? 3 मतलब यहाँ आर की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। तो आर स्क्वायर मतलब 9 बनेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा ज़्यादा रहेगा? देखो ये क्या बनेगा? 9m, ये क्या बनेगा? I1, इसको I1 नाम दो, 9m बनेगा। अब मैं क्या करती हूँ? BC को एक्सिस कंसिडर करती हूँ, BC को एक्सिस कंसिडर करती हूँ। तो BC के अराउंड ये बाकी के पार्टिकल अभी रोटेट होंगे। तो कितने डिस्टेंस में रोटेट होंगे? ये 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब R अभी क्या बनेगा? 4 बनेगा। मतलब I2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 4 का स्क्वायर 16m। तो कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? ऑब्वियसली I2 क्या है? ज़्यादा है। तो किसको हम एक्सिस कंसिडर करेंगे? BC को। इसका मतलब I2 क्या रहेगा? ग्रेटर देन I1 रहेगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? बी। वही उन्होंने पूछा है कि किसको सिलेक्ट करने के बाद हमें मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो है I2 इज ग्रेटर देन I1, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको हम एक्सिस सिलेक्ट करेंगे ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। आया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। The moment of inertia of a disk of mass m and radius r about an axis which is tangential to the circumference of the disk and parallel to its diameter is। अब देखो यहाँ पे दो एक्सिस उन्होंने, यहाँ पे भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग यूज करने वाले हैं। कैसे? देखो जैसे इसके पहले किया था सेम वैसे ही करना है। क्या उन्होंने क्या बोला है कि एक डिस्क हमने ली है और उसका यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। ये रेडियस उसकी कितनी होगी? r। तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर, राइट ना। वही फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। डिस्क का I सेंटर ऑफ मास क्या होता है? दैट इज 1/4 mr स्क्वायर। अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर कितना होता है? हाफ 1/4 mr स्क्वायर। तो I सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या है? 1/4 mr स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो। I इज इक्वल टू 1/4 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। तो कितना बनेगा? इन दोनों की एडिशन करो, कितनी आती है? I इज इक्वल टू इसका 4 + 1 मतलब 5 mr स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 5/4 mr स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया है सी। बहुत सिंपल है ये। अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद होगे ना, उसका टेबल है, वो टेबल आप लोग एक बार रट लोगे ना, तो ये सभी न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल। ऐसा सेम न्यूमेरिकल हमने इसके पहले भी किया। देखो पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी सेम, अभी इसके पहले का हमने सॉल्व किया उसके जैसा है, 20 नंबर का। ये न्यूमेरिकल में यहाँ पे ही दिखाती हूँ 20 नंबर का, क्योंकि वो सॉल्व कुछ करना नहीं है उसमें, बस आपको डायग्रामेटिकली दिखाना है। न्यूमेरिकल देखो क्या है। ABC इज अ ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, द साइड्स आर इन द रेशो शोन इन द फिगर। IAB देखो ये ट्रायंगल बताया उन्होंने, AB BC AC। अब इसके पहले हमने देखा था, ये हमने एक्सिस लिया था और ये एक्सिस लिया था। अब इन्होंने क्या बोला है? सेंटर में इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया, सेंटर में इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसको नजदीक कौन है? ये एक साइड है, ये एक साइड है, लेकिन ये साइड बहुत दूर है। देखो तो जो साइड सबसे ज्यादा दूर रहेगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा रहेगा। इसका मतलब IBC सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि IBC सबसे दूर है, सेंटर यहाँ पे है, उसके अराउंड सभी पार्टिकल रोटेट हो रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सबसे ज्यादा रहेगा। इसका मतलब IBC सबसे ज्यादा रहेगा, उससे कम IAB रहेगा, उससे कम ICA रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट आता है? IBC इज ग्रेटर देन IAB। इसमें IAB इज ग्रेटर देन IBC बोला है, नेवर, इट इज रॉन्ग, क्योंकि सेंटर ऑफ, देखो ये सेंटर यहाँ पे है और ये बहुत नजदीक है, तो ये ज्यादा नहीं रहेगा, ये सबसे दूर है तो ये ज्यादा रहेगा। तो नीचे मैंने रीजन दिया है, सिंस द डिस्टेंसेस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द साइड्स आर रिलेटेड एज XBC सबसे ज्यादा है, XAB उससे कम है, XAC उससे भी कम है, देयरफॉर IBC इज ग्रेटर देन IAB इज ग्रेटर देन IAC। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो बच्चों यहाँ पे मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस लिए हैं नीट के। 20 नहीं आएंगे, वो कम आएंगे, बट सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी बहुत ही इजी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर और भी इसके लेक्चर्स बना के मैं अपलोड करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।